हेलो दोस्तों, मैं आनंद जी के जीएस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन में संपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे और इसमें उन्हीं सब बातों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है। सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो लंबा होने की वजह से इसको दो भागों में बनाया जाएगा। एक भाग में संपूर्ण पंचवर्षीय योजना रहेगी तथा दूसरे भाग में इनसे सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए कारगर साबित होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संबंध में एक पुस्तक प्लानेड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, पुस्तक का हिंदी में नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। यह पुस्तक सन 1934 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के लेखक थे सर एम विश्वेश्वरैया थे। और भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे एक थोड़ी सी और बात मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन किया गया था, इसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1943 में श्री मन्ना रायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई तथा 1945 में श्रमिक नेता अर्थात मजदूर नेता, कहीं कहीं श्रमिक की जगह मजदूर नेता भी दे देता है, तो एम.एन. राय द्वारा जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में ही देख लेते हैं योजना आयोग के बारे में कि ये क्या होता है। 1946 में केसी नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था और इसको 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है तथा परामर्शदात्री निकाय है, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और यह एक परामर्शदात्री निकाय है, अर्थात यह एक सरकार का जो भी योजना बनाया जाएगा, योजना आयोग की बात को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वो अपना सिर्फ परामर्श दे सकता है, सरकार उसको माने या न माने ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अर्थात योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका एक उपाध्यक्ष होता है तथा 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और योजना आयोग में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा तथा अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में ही नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो 1950 के दशक में योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को अस्तित्व में ला दिया गया। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है नीति आयोग का फुल फॉर्म हिंदी में और इंग्लिश में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसका होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसका नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह थिंक टैंक यानी बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और नीति आयोग के अधिशासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल जो होते हैं में शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें ये लोग शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हो गए, नीति आयोग के अधिशासी परिषद हो गए, ये लोग शामिल होते हैं और भी लोग इसमें होते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और इनसे पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो थे राजीव कुमार। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में श्री वी.के. सारस्वत हैं जो कि DRDO के सचिव से सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं जो कि कृषि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र किए हुए हैं तथा डॉक्टर V.K. पाल हैं जो स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कार्य करते हैं। अब पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसमें श्री राजनाथ सिंह जी हैं
जो कि वर्तमान में भारत सरकार में कैबिनेट स्तर के रक्षा मंत्री हैं। श्री अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो वर्तमान में वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री हैं। और अब इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य देख लेते हैं कि कौन कौन है। श्री नितिन गडकरी जी हैं जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। फिर थावर चंद गहलोत जी हैं जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल जी हैं जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। श्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के। अब इसमें अधिशासी परिषद के सदस्य देख लेते हैं कि कौन कौन अन्य सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वही जो पहले देखे हैं वही लोग हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एनडीसी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको 6 अगस्त 1992 को केसी नियोगी की समिति के संस्तुति के आधार पर एनडीसी का गठन किया गया था। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते थे। परंतु 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन इसके सदस्य बना दिए गए। अर्थात वर्तमान में जो भी हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और योजना आयोग के सभी सदस्य जितने भी लोग हैं वो सब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। तो ये 1967 में बनाए गए। 1967 से पहले ये लोग नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इनके एनडीसी के प्रमुख कार्य जो होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य तो ये है कि इसमें समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, सुझाव देना तथा जन सहयोग प्राप्त करना और प्रशासनिक दक्षता को सुधारना है। और तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप से प्रदान करना। ये होता है राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य। अब उसके बाद यहाँ से प्रारंभ होती है पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी और यह हैरड डोमल मॉडल पर आधारित थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र पर यह आधारित थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया। और इसमें जो कृषि एवं सिंचाई से संबंधित इसमें काम किया गया था तो क्या क्या काम किया गया था तो इसमें भाखड़ा नागल बांध को बनाया गया था, दामोदर घाटी परियोजना को बनाई गई थी, हीराकुंड बांध को बनाया गया था। इन जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इस योजना की तहत बनाया गया था। अब देख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस और इसका लक्ष्य था भारी उद्योग लगाना जैसे राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई तथा इंटेग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव भी इस योजना की देन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सभी कार्य किए गए जो उद्योग मॉडल पर आधारित थी तो उद्योग से संबंधित ये चीज़ लगाया गया। फिर उसके बाद देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता व स्वतः स्वफूर्तिवान बनाए जाने पर जोर दिया गया था। और इस योजना में 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था तथा 1965 में भारत पाक युद्ध होने के साथ साथ 1965 और 1966 में भीषण भूखा पड़ जाने की वजह से तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही। और इसी योजना में रुपए का अवमूल्यन हो गया था यानी रुपए घाटा में जा रहा था। और 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई रूस के सहयोग से।
1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना की गई 1964 में। और 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI और कृषि कीमत आयोग APFC की स्थापना की गई। और इसमें पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिंकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिंकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किस योजना ने किया था, तो पहली, दूसरी और तीसरी योजना ने मिलकर किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उसके बाद आती है 3 वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक। ये 3 वार्षिक योजना, इसे अवकाश की संज्ञा भी दी गई है। 3 वार्षिक योजना, कहीं कहीं इसे अवकाश योजना भी कहा गया है। 1969 में नरीमन समिति के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई तथा 1966 से 67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अवकाश योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में 1962 में चीन युद्ध, 1965 में पाकिस्तान युद्ध, फिर सूखा पड़ गया, तो एक भूखमरी आ गई थी जिससे लोगों के पास, तो इसलिए तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रही, जिसके बाद 3 वर्ष योजना अवकाश लाया गया। बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1969 से 1974 तक। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति, प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, इसका उद्देश्य था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, तो ये था। फिर उसके बाद इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किए थे तथा जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो एक भारत में मूलभूत परिवर्तन था। फिर 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के भी नाम से जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को लागू किया गया, अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल को लागू किया गया था तथा 1973 से 1974 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की शुरुआत की गई। यानी कि 1966 में जहाँ जहाँ पे सूखा पड़ा था उन सब क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इस कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पे पानी की व्यवस्था और आधारभूत संरचनाओं की वहाँ पे सुविधा मुहैया कराने का काम किया गया था। फिर उसके बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है, जो 1974 से 1979 तक चलती है और इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और यह DP धर मॉडल पर आधारित थी। फिर 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया तथा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी अर्थात रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई तथा 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया तथा केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई। ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है जो बहुत बार पूछा गया था, इसलिए मैं ये डाटा ले लिया हूँ। जितना लक्ष्य लिया गया था उससे कम किस किस योजना में ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे ये दिया गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि लक्ष्य था 4.5 का पर प्राप्ति हुई 4.3 की ही प्राप्ति हो पाई। फिर उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना तो पूरी तरह से असफल रही, तो यहाँ पे लक्ष्य का रखा गया था 5.6% का, जो कि प्राप्ति 2.8% की हुई, यानी लगभग आधा की हुई। फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7% का तथा इसमें 3.3% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 6.5% का, जो कि प्राप्ति हुई 5.7% की। फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें 8% लक्ष्य रखा गया था, जो कि 7.6% प्राप्ति हुई थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना
जो कि 9% लक्ष्य रखा गया था और 7.9% लक्ष्य की प्राप्ति की गई थी। इन सभी योजनाओं में कम वृद्धि दर्ज किया गया था। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, राज्यों के पीसीएस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये फैक्चुअल डाटा ले लिया हूँ। यह लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजनाएं, तो इसमें थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5.6% का लक्ष्य रखा गया था और यह 6.8% लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति की। फिर उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि लक्ष्य रखा गया था 5% का और उससे अधिक 6% प्राप्त किया। फिर उसके बाद आता है 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5.2 का लक्ष्य रखा गया था और यह 5.7 लक्ष्य को प्राप्त की। और फिर उसके बाद आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 4.4% का लक्ष्य रखा गया था और यह 4.8% लक्ष्य को प्राप्त की थी। तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 2.1% का लक्ष्य रखा गया था और यह 3.6% लक्ष्य प्राप्त किया गया था। ये मैं डाटा इसलिए लिया हूँ क्योंकि किसी न किसी हिंदी भाषी पीसीएस राज्य में ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था, उसीलिए मैं ये फैक्चुअल डाटा ले लिया हूँ। उसके बाद आती है अनवरत योजना, जो 1978 से 1980 तक चलाई गई थी। जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले 1974 से 1978 में समाप्त करके एक नई योजना को 1 अप्रैल से 1978 को पेश किया, जिसका नाम अनवरत योजना था। अनवरत योजना ऐसी थी जो लगातार चलते रहने वाली योजना थी और इसका प्रतिपादन गुनार मिर्डन ने किया था और भारत में इसको 5वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला ने लागू किया था। उसके बाद आ जाते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चला। इसका लक्ष्य था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन और इसमें IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWACRA तथा RLEGP जैसी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम को संपूर्ण देश में लागू किया गया। योजना आयोग के कार्यकाल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग खाद्यान्नों का उपभोग किया गया। 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई तथा 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली और इसका उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल, खाद्यान्न उत्पादन पर बल, रोजगार वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। ये इसका उद्देश्य था। योजना अवधि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक स्तर तक बढ़ी थी, अर्थात 5% लक्ष्य रखा गया था और यह 6% लक्ष्य की प्राप्ति किए थे। और 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत की गई तथा 1988 में सेबी की स्थापना की गई, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी तथा 1988 में कारपट की स्थापना की गई थी और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और सितंबर 1998 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत किस पंचवर्षीय योजना के तहत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। अब उसके बाद वार्षिक योजना आ गया। लघु उद्योग के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिडबी की शुरुआत की तथा 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किया गया, जो कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पे विशेष ध्यान दिया गया। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता
एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसी 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब उसके बाद आ जाते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 तक चली थी, और इसका लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 8% था तथा यह उपलब्धि 7.6% प्रतिवर्ष किया गया था। अब उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक चली थी, और इसका लक्ष्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। फिर उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली थी, और इसका लक्ष्य था तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। अब इस तरह से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को संक्षेप में हम लोग देख लिए। अब इसके नेक्स्ट भाग में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।